अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान और चीन की बात की जाती है तो ये दोनों ममालिक दोस्ती के लाजवाल बंधन में बंधे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम ये जानते हैं कि रिश्ता मज़ीद गहरे से गहरा होता जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया था, आज आपको अपडेट कर देते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सदर जो हैं चीन के शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात भी मुतवक्के है, उनसे मुलाकात भी उनकी स्केड्यूल है। वज़ीर आज़म ली कीचियांग से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी करेंगे। मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों के बारे में बताया जा रहा है, मुख्तलिफ मुआहदों के बारे में बताया जा रहा है हमें, जिन पर दस्तखत भी होंगे। अच्छा नाज़रीन, बीजिंग रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी किया था। कोशिश करेंगे वो ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा सकें, जिसमें उन्होंने लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं तारीखी नेशनल कांग्रेस के बाद चीन के दौरे की दावत मिलना वो अपने लिए बाइसे एजाज़ समझते हैं, और यकीनन नाज़रीन ऐसा है भी। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि चीनी क़यादत के साथ CPEC मनसूबे को तक़वियत देने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ होगी। वज़ीर आज़म का जो दौरा है चीन का, इसमें उनकी मज़ीद क्या मसरूफियात रहने वाली हैं, और ये जिन मुआहदों का मैं ज़िक्र कर रही थी, जिन मुतादिद यादाश्तों का मैं ज़िक्र कर रही थी, इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होने वाले हैं, कौन कौन से अहम मुआहदे इन मुआहदों के अंदर शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर समोई हैं। पहले आपको ये पैकेज रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मोहम्मद ज़मीर असदी साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे बीजिंग पहुंचे तो एयरपोर्ट पर आला चीनी हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के तारीखी इजलास के बाद किसी भी गैर मुल्की रहनुमा का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन की रियासती काउंसिल के वज़ीर आज़म ली कीचियांग की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान और चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर एक साथ खड़े हैं। दौरे चीन के दौरान चीनी क़यादत से CPEC को तक़वियत देने के हवाले से तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं तारीखी नेशनल कांग्रेस के बाद चीन के दौरे की दावत मिलना एजाज़ की बात है। चीनी क़यादत के साथ CPEC मंसूबे को तक़वियत देने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ होगी। इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहले से समाजी और मुआशी तरक्की के लिए नए दौर का आगाज होगा। चीन की मुआशी कामयाबियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन CPEC मंसूबों के लिए नया संग मील साबित होगा। सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान की तरक्की के लिए जज्बात पाकिस्तान और चीन के अवाम के लिए बाइस से फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुल्कों के कायदीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। मुलाकातों और इजलासों में इलाकाई और आलमी सतह पर सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर दो तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है। दौरे के दौरान मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहदात पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों की रफ्तार मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। ML1 से पाकिस्तान और चीन की मईशत पर मस्बत इक़्तिसादी असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट आपने देखी। इस सारे चीज़ पर, इस दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया, मेरे शो के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा ज़मीर साहब, इस दौरे पर क्या मसरूफियात रहेंगी? इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इस पर हमने ख़ासी तफसील जो है इस रिपोर्ट में शामिल की है। कुछ डिटेल्स जो है मैं आपसे भी चाहूँगी हमारे नाज़रीन तक पहुँचा सकें, लेकिन पहले ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो कर्ज़े रोल ओवर करने की बात हो रही है पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा इस पर बहस की जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि इस मौजू को डिस्कस किया जा रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या वाक़तन इस मौजू पर कोई बात हो रही होगी, कोई डिस्कशन की जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान, और के चांसेस हैं कि ऐसा हो सके? जी बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और चीन का जो एक बाहमी ताल्लुक है, अगर उसके तनाज़ुर में बात की जाए तो चीन ने, अगर हम माली मामलात के हिसाब से देखेंगे, पाकिस्तान को जब भी कभी भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी है तो चीन ने हमेशा
जो है आगे की जानिब कदम बढ़ाया है। और दूसरे ममालिक के मुकाबले में चीन ने पाकिस्तान की हमेशा वो मदद की है जब पाकिस्तान को अपने मुआशी मामलात को बेहतर करने में कारगर जो है वो साबित हुई। तो इस वक्त भी मामला कुछ ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान और चीन के माबैन, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $6 बिलियन, तकरीबन $6 अरब से जायद का जो रोल ओवर है उस पर बातचीत मुतवक्का है दोनों ममालिक की क़यादत के माबैन। और ये तवक्को की जा रही है इस हवाले से वो अपनी पॉलिसी तैयार कर चुका है और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी मामलात हैं उनको स्टेबल करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए इस रोल ओवर की जो अप्रूवल है वो भी देने के लिए तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक मजीद जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की जानिब से की गई है। तो ये दो अच्छी और बड़ी खबरें हैं कि चीन की जानिब से माजी में भी रोल ओवर जो है वो पाकिस्तान को मिलते रहे हैं। और ये जो रोल ओवर है अपने नाज़रीन को बताते चले कि ये कर्जों के डिले के हवाले से होता है। और जो सी पैक के हवाले से जो मामलात हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के या ओवरऑल पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ शोबों में जो कर्जा जात चीन की जानिब से मिलते रहे हैं और उनका जो रोल ओवर है वो एक्सपेक्टेड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रोल ओवर के साथ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक मामलात हैं उनमें हम कुछ स्टेबिलिटी देखेंगे और सूरत हाल को बेहतर देखेंगे। और पाकिस्तान के जो रोल ओवर के बाद जो इसका जो बेसिक आउटकम है या इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को जो है वो बेसिक रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये खबर, अच्छी खबर जो है दोनों ममालिक की जो क़यादत है उसके माबैन जो होने वाली तफसीली मुलाकात है उसके बाद हमें सुनने को मिल सकती है, सामने आ सकती है। और इस अच्छी खबर का इंतज़ार भी है तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को। लेकिन एक और अच्छी खबर जो हम सुनना चाह रहे हैं ज़मीर, वो है सी पैक के हवाले से। हम ये जानते हैं कि गुज़श्ता अगर 5 से 6 महीने की बात करें तो सी पैक के जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उन पर उस तरह से काम हो नहीं रहा है जिस रफ्तार से ये काम पहले हमने होता हुआ देखा। और ज़ाहिर है उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान को ही हो रहा होगा। तो मैं जानना ये चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये चूँकि एक ऐसा मनसूबा है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की ला सकता है, तो हम ये तरक्की तो जल्द देखना चाहते हैं, तो इसकी रफ्तार कब तक बढ़ रही होगी? इस हवाले से कोई मामला तय हो रहे होंगे दोनों रहनुमाओं के दरमियान जब वज़ीर आज़म सदर से मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल। दोनों ममालिक जो हैं वो सी पैक के हवाले से हमने देखा और इसका क्रेडिट जो है नो डाउट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को जाता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब थे उनके दौरे हुकूमत में सी पैक का आगाज हुआ तो सी पैक का जो पहला मरहला था हमने देखा कि कितनी कामयाबी के साथ जो है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में सी पैक के पहले मरहले को चलाया गया और जो बड़े मंसूबे जो थे सी पैक के उनको कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस था उसको हल किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी उसको मुकम्मल किया गया और हमने बड़े मंसूबे मुकम्मल होते देखे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को देखा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कामों को देखा। तो लेकिन ये है कि उस गवर्नमेंट के जाने के बाद जो है वो सी पैक के जो मंसूबा था बड़ा जो पाकिस्तान को मिला चीन की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, तो उसमें कुछ जो है वो कुछ डिलेज आ गए, कुछ ताखीर हो गई या वो मंसूबे जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त चीन में मौजूद हैं, हमारे नाज़रीन बखूबी जानते हैं कि शहबाज शरीफ को चीन में एक खास जो है वो एक अहमियत दी जाती है सिर्फ इस हवाले से कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब सी पैक के मंसूबों को जो है उनकी रफ्तार को बेहतर तरीके से आगे की जानिब बढ़ाने के लिए और उनको मुकम्मल करने के लिए बहुत जबरदस्त काम किया था। और शहबाज स्पीड जो है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उसकी जो है बखूबी जो है वो मोतरफ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जी सी पैक का ये जो दूसरा मरहला है, शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं, चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात, चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियाम के साथ उनकी मुलाकात जो है वो जो फोकस्ड होगी सी पैक के हवाले से उसमें बहुत अच्छी खबरें आएंगी। और जो सुस्त रवि का शिकार ये मंसूबा हो चुका है, अब मौजूदा हुकूमत जो है इन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद जो एहसन इकबाल साहब खास तौर पर जो है उन्होंने बड़ा फोकस किया और वो उन तमाम मंसूबों को जो रिवाइव किया जो कि जो गुज़िश्ता 3-4 साल में हमने देखा कि वो किसी न किसी वजह से सुस्त। ठीक है, सुस्त रवि का ये शिकार थे, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से भी, जब वो ज़ाहिर है वो पंजाब के वज़ीर आला थे तब भी, और अभी भी उनकी जो टीम है और बहुत सारे लोग उनकी टीम के अंदर वो बहुत सारा काम इस पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से भी अच्छी खबर चाइना से आ सकती है, मुतवक्के है बहुत जल्द। अच्छा ज़मीर, एक और चीज़ मुझे बता दीजिएगा, भारत ज़ाहिर है उसको इस दौरे पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात भी रहते हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को लेकर, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाह रही हूँ कि ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो दोस्ती बहुत ही
देरीना है, सभी इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं अमेरिका के और भारत के माबैन में, इस पर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने भारत को दिफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला किया है। आप क्या समझते हैं, क्या ये ताइवान के इशू पर वाशिंगटन की जानिब से एक नई हिकमत अमली है, और इस पर आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन सामने आ सकता है चाइना की जानिब से? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया और जो अमेरिका का मामला है, इंडिया की जो कुर्बत है अमेरिका के साथ, वो एक तारीखी रही है। और अमेरिका ने ये हमेशा कोशिश की है कि इंडिया को चीन के मुकाबले में यहाँ इस खित्ते में मजबूत किया जाए, लेकिन ये उनका एक ख्वाब रहा है। हमने देखा कि लद्दाख का जो मामला हुआ, वो चीन और इंडिया के जो अफवाज थी, उनके माबैन जो एक क्लैश हुआ, उसमें भारत को मुंह की खाना पड़ी, और उसके बाद भारत के पास कोई जवाब नहीं था। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका जो है वो भारत को जदीद से जदीद तरीन जो है वो दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है चीन पर नजर रखने के लिए। लेकिन बात यह है कि चीन की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, खासतौर पर डिफेंस के मैदान में, वो इंडिया भी उससे बखूबी वाकिफ है और अमेरिका भी उससे बखूबी वाकिफ है कि इंडिया जो है इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि चीन को किसी भी तरह काउंटर कर सके। और चीन ने गुज़िश्ता 1-2 सालों के दरमियान भारत को ये पैगाम दे दिया है लद्दाख के मामले पर कि अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर जो है भारत की जानिब से ये करने की कोशिश की गई अमेरिका के बिहाफ पर, या अमेरिका की जो उनके साथ जो पैक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं उनके हवाले से, तो चीन की जानिब से इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसी किस्म का जो है वो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये हम लद्दाख के मामले में देख चुके हैं। लेकिन बात ये है कि चीन जो है वो इस वक्त अपनी इकोनॉमी के हवाले से वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। भारत चीन की जो है वो बहुत बड़ी मुआशी मार्केट भी है, तो चीन की जानिब से बड़ा जो है एक आप कह सकते हैं सब्र व तहम्मुल का भी मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि चीन जो है अपने मुआशी ताल्लुकात को भी खित्ते के ममालिक के साथ डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। चीन की जानिब से, चीनी अफवाज की जानिब से भारत को पैगामात भरपूर दिए जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी किस्म की अमेरिका के साथ आप अलाई हैं, ये आपका हक है कि आप उनके अलाई हो सकते हैं, लेकिन खित्ते के अगर मामलात को, इलाकाई मामलात को अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। फिर उसमें आप किसी किस्म की जो है वो शिकायत नहीं कर सकते, आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है जी, आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं, ये बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है चाइना की जानिब से। अब देखना ये है कि ये बात भारत को कब समझ में आती है। बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के चीन के इस 2 रोज़ा दौरे के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे और मौज़ूआत हमें आपसे डिस्कस करने हैं। ख़ास तौर पर हमें ट्विटर अकाउंट्स को लेकर आज आपसे बात करनी है, जो बहुत बड़ी तादाद में जिनके बारे में कहा जा रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो अकाउंट्स बंद हो सकते हैं, और वो अकाउंट्स ब्लू टिक के साथ हैं, उन्हें अब पेमेंट करना होगी ट्विटर को। ये सारा मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता है। $1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 1800 अरब रुपए का मुल्की तारीख का सबसे बड़ा किसान ज़राई पैकेज, कर्जों पर 6 अरब से जायद के मार्कअप का खात्मा और बेजमीन हारियों के लिए 5 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे। हमारा मिशन, लहलहाते खेत मुस्कुराते किसान। शुक्रिया वजीर आजम। हुकूमत पाकिस्तान। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 1800 अरब रुपए का मुल्की तारीख का सबसे बड़ा किसान ज़राई पैकेज, जिसमें सैलाब ज़दा इलाकों में 13 अरब रुपए के बीज की मुफ्त फराहमी। हमारा मिशन, लहलहाते खेत मुस्कुराते किसान। शुक्रिया वजीर आजम। हुकूमत पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के हवाले से, जिन्होंने ट्विटर का इंतज़ाम संभालते ही कई बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि उन्होंने ट्विटर के सीईओ समेत दीगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फारिग कर दिया। एलॉन मस्क इस वक्त ट्विटर के सीईओ और चेयरमैन हैं और उनके मुताबिक वो आर्जी तौर पर कंपनी के वाहिद डायरेक्टर भी हैं। लेकिन नाज़रीन, उनका नया ऐलान जो कि हर जगह बहस का मौजू बना है, वो एलॉन मस्क का वेरीफाइड अकाउंट्स को ब्लू टिक देने के लिए माहाना फीस वसूल करने का इशारा है। एलॉन मस्क ने अपने हालिया ट्वीट्स में पैगाम दिया कि हमें बिल्स अदा करने होंगे, क्योंकि बिल्स की अदायगी के बगैर इस कंपनी को चलाना मुमकिन ही नहीं है। इस पर वो बहुत सारी वजाहतें भी दे रहे हैं, बहुत सारी इसकी वजूहात भी बता रहे हैं। कहना उनका ये भी है कि ट्रोल्स को भी शिकस्त दी जा सकती है, वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे तो फेक अकाउंट से जो एक्टिविटीज़ होती हैं नेगेटिव, उनको भी रोका जा सकता है। लेकिन इस फैसले पर कई वजूहात के बिना पर हम देख रहे हैं कि तनकीद भी की जा रही है। लेकिन एक जानिब एक और मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम, उसकी सर्विस भी गुज़श्ता कई रोज़ से कई ममालिक में आर्जी तौर पर बंद है और उसके लातादाद अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट से पैसे लेने का मामला इस प्लेटफॉर्म की साख को कैसे मुतासर कर सकता है और इंस्टाग्राम कैसे डाउन हुआ, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। रिपोर्ट पहले हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए। एलोन मस्क की जानिब से ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही जहां मुतअद्दिद आला ओहदेदारों को ओहदे से हटाए जाने से सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल की, वहीं वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए रकम लिए जाने की इत्तला ने भी बहुत सौ को चौंकने पर मजबूर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो सारिफीन को $5 माहाना पर ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करना पड़ेगा या अपने तस्दीक शुदा पेजेस से महरूम होना पड़ेगा। पहले मरहले में ट्विटर अपने सारिफीन से ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए $20 लेने का मंसूबा भी बना रहा है। इस मंसूबे के तहत ट्विटर पर पहले से तस्दीक शुदा सारिफीन के पास सब्सक्रिप्शन हासिल करने के लिए 3 माह का वक्त होगा, जबकि सब्सक्रिप्शन ना लेने पर उनका ब्लू टिक खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया भर के सारिफीन ने ट्विटर के इस मुमकिना इकदाम की न सिर्फ सख्त अल्फाज में मुसम्मत की, बल्कि इदारे के तस्दीकी अमल पर सवालात और मुस्तकबिल के खदशात का इजहार भी किया। For end user it doesn't matter. For the employees who are working in the company, I think it's gonna matter a lot, because the first news that we heard today is that he fired the CEO of Twitter. I think that Musk is a very controversial figure, and maybe the way that he presents himself intentionally drums up like drama and like media attention. I do have concerns about that, and I think maybe we should perhaps all learn a lesson from this, that if a big part of sort of the public forum for debate is आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर पर ब्लू टिक के हामिल अकाउंट्स को मोतबर और दुरुस्त समझा जाता है और ट्विटर की नई पॉलिसी से मिलने वाले ब्लू टिक अकाउंट्स के मुस्तनिद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। You know, I think that he's for an exchange of ideas. I know he goes back and forth and he makes it a little comical. I don't think he takes it too serious sometimes, but you know, like with the depopulation thing, he brings out awareness to things that a normal person just ignores and never thinks of. एक तरफ ट्विटर के मालिक तनकीद की जद में हैं, तो वहीं तस्वीर और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की सर्विस गुज़श्ता रोज पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में बंद, जबकि हजारों सारिफीन के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। इंस्टाग्राम ने मसले को तकनीकी खराबी करार देते हुए सारिफीन से माजरत की और बताया कि मसला हल कर लिया गया है। ताहम इंस्टाग्राम के तर्जुमान ने अकाउंट्स की मुअत्तली पर कोई तबसरा नहीं किया। 22 सितंबर को इसी तरह की एक खराबी रिकॉर्ड की गई थी और इंस्टाग्राम ने इसके पेश आने पर कोई वजाहत शाया नहीं की थी। बिल्कुल जी, किसी हद तक ये मामला हमने इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, ख़ुद भी समझने की कोशिश की है, लेकिन इस मामले को मज़ीद हम समझ लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त उज़ैर हसन। उज़ैर से हम पहले भी कई बार इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को लेकर और इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी तरह से समझ भी रखते हैं और हमें समझा भी रहे होते हैं। आज फिर से उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड उज़ैर, थैंक यू सो वेरी मच, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा उज़ैर, पहले तो ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा कि एलॉन मस्क को ये ऐसे आइडियाज़ आते क्यों हैं? क्या वो किसी और के मशवरों पे चल रहे हैं? क्या कोई कंपनी जो है वो उनकी लॉस में जा रही है जिसको संभाला देने के उन्हें लगता है कि अब पेमेंट्स जो हैं वो लोगों से लेनी चाहिए? और फिर इतनी देर से ख्याल क्यों आया है, अगर वजह यही है कि वो कंपनी को संभाला देना चाह रहे हैं? पहले तो ऐसी कोई शराइत नहीं थी, पहले तो किसी को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ती थी। अच्छा, सबसे पहले तो वंडरफुल क्वेश्चन। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्विटर पे ट्वीट्स की सूरत में भी पोस्ट हो रही होती हैं और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट हो रही होती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पर्सपेक्टिव देखना चाहिए एलॉन मस्क का भी। क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, रात को 2-3 बजे मीटिंग्स भी कॉल आउट कर लेते हैं, लेकिन जो टेक ले ऑफ्स हैं इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि ना सिर्फ ट्विटर बल्कि चाहे जितनी बड़ी कंपनीज हो, उसमें माइक्रोसॉफ्ट हो, ईबे हो, अमेज़ॉन हो, सब जो है अभी एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक टाइम आता है अभी, जैसे रिसेशन का टाइम आने वाला है, तो हर एक अपने जो बजट्स हैं उस तरह केटर कर रहा होता है और उसको अपने जो बजट्स हैं उस तरह एलोकेट करने होते हैं, तो वो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं अपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर के लिए जब भी साल शुरू होने वाला होता है। तो एक तो ये रीज़न हुआ। उसके अलावा जहाँ तक ये कंपनी चलाने की बात है, तो पहले जो ट्विटर था वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, नैस्डैक पे लिस्टेड थी, और जो ट्विटर पैसे बनाता था वो उसके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे बनाता था। अब पब्लिक उसका शेयर लेती थी और उससे उसको पैसे मिलते थे, और अब ये एक प्राइवेट एंटिटी हो जाएगी, और प्राइवेट जाहिर सी बात है जब वो हो जाएगी तो उसके एक्सपेंसेस मीट करना एक डिफरेंट एक टास्क होगी, उसको अकम्प्लिश करना एक डिफरेंट टास्क होगी। तो इस वजह से ये डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसमें ये $20 वाला भी एक आइडिया है। अभी ऑलरेडी ट्विटर ब्लू जो है वो $2.99 ले रहा होता है ट्विटर ब्लू के लिए, लेकिन वो भी उन यूज़र्स के लिए जो कि इससे फैसिलिटेट होना चाहें, वो सारे अकाउंट्स या वो सारी ट्वीट्स या जो जिस तरह का आप कंटेंट देखना चाहते हैं वो आपके ट्विटर पे शो होता है जब आप इस तरह की सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं, अभी एलॉन मस्क के कम्प्लीटली टेक ओवर लेने से पहले भी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी, कि ये जो ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे उनको ये पेमेंट्स करनी है, या फिर इससे मुराद ये ली जाए कि अगर आपका एक अकाउंट मौजूद है, आप उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, आप ब्लू टिक लेना चाहते हैं, तो आपको ये पेमेंट करना है, और चाहे वो किसी का भी अकाउंट है, कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है, उसको ब्लू टिक दे दिया जाएगा ये जो रकम है ये लेने के बाद। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये अभी सर्कुलेट हुई है, और इस तरह की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो स्पेकुलेशंस भी होते हैं, रूमर्स भी होते हैं, इस तरह की चीज़ पहले मार्केट में फ्लोट की जाती है टू चेक द पब्लिक रिस्पांस एज वेल। अभी ये कोई ऑफिशियल एलॉन ने लाइक किसी जगह पर जाके अनाउंस नहीं किया है, या ट्विटर कंपनी ने नहीं किया कि आपने देने ही देने। अभी वो देख रहे हैं, अभी इवन एक बहुत ज़बरदस्त ऑथर हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने भी मेंशन किया कि आई एम सो फेमस एंड मेरी जो ट्वीट्स हैं या मेरी जो कंटेंट है वो लोग देखते हैं, तो वाई आई शुड पे। तो उस पर एलॉन ने एक मजाक किया, एक जुमला भी लिखा था कि चलें 20 नहीं तो 8 कर लें तो फिर आप दे देंगे पैसे। तो इस तरह की चीज़ें भी सर्कुलेट करें, दे वांट टू स्टडी द मार्केट एज वेल कि इस पे लोगों का क्या रुझान है। सेकेंडली, ट्विटर जो है इस वक्त उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप $20 मंथली देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है स्पेशली ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, और आई गेस वो उसको मेंटेन करेंगे तभी जो है एक वो डेकोरम और एक वो जो सिक्योरिटी है लोगों की वो भी मेंटेन रहेगी ट्विटर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, कुछ इंस्टाग्राम की भी बात कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा पाकिस्तान में भी इनफैक्ट कि इसकी सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल रहीं, अब बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो गए, ख़त्म हो गए, बंद हो गए, मुअत्तल हो गए। कहा यह गया कि कोई तकनीकी ख़राबी थी, इस तकनीकी ख़राबी को वापस कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, लेकिन वो अकाउंट्स जो हैं उनके हवाले से कुछ नहीं बताया गया। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, पिछले दिनों हमने देखा उज़ैर के पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप सर्विस जो है वो भी कुछ घंटों के लिए मुअत्तल हुई थी, गालिबन आज से कोई एक हफ्ता पहले ही की ये बात है। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं? क्या ये जो कंपनी है इसको कुछ तकनीकी मसाइल का सामना है, या फिर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस ऐसे किए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, बस सर्विसेज के अंदर, कि उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इशूज़ हो रहे हैं? अच्छा, जो जहाँ तक अकाउंट्स की बात है कि फॉलोअर्स ड्रॉप हुए लोगों के, और जब उन्होंने अकाउंट रीसेट हुआ तो उन्होंने देखा कि फॉलोअर्स ख़त्म हो गए। ये कोई मेन रीज़न इस तरह नहीं होता, लेकिन जब आप कोई सिस्टम रीसेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कि बॉट जनरेटेड फॉलोअर्स होते हैं वो खुद ही उसको सिस्टम रिकग्नाइज करता है एज अ पार्ट ऑफ दिस, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। जब उसको रिकग्नाइज करते हैं तो वो खुद ही रिमूव हो जाती हैं चीज़ें। सेकेंडली, जब भी कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम 5th जनरेशन वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं, 5th जनरेशन वॉर में जहाँ पे जितनी भी ये टेरर फंडेड एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो हैं हो रही होती हैं। तो उस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस करने के लिए सर्टेन टाइम के लिए जो जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट इन फैक्ट अराउंड द ग्लोब, चाहे उसमें FBI हो गई, CIA हो गई, या डिफरेंट एजेंसीज़ हो गई, वो सर्टेन टाइम के लिए इसको बंद करती हैं, जस्ट टू
ट्रैक द फुटप्रिंट के किसी को अगर उनको फॉलो करना है या किसी का कोई मैसेज उन्हें डीकोड करना है तो उस सिलसिले में होता है. इसका फॉलोअर से कोई ताल्लुक नहीं है. इतनी बड़ी कंपनी है मेटा, तो वो सिर्फ ये नहीं करेगी कि जी हमारे आज फेक फॉलोअर्स हो रहे हैं तो चलो जी आज इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं, आज व्हाट्सएप बंद कर देते हैं. इट्स यूजली बिकॉज ऑफ कि ये कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही होती है जिसकी वो जस्टिफिकेशन भी हम देखते हैं अक्सर नहीं दे रहे होते हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस टू ट्रेस द कम्युनिकेशंस. ठीक हो गया. अच्छा, अगर कुछ सारिफीन ट्विटर के इस फैसले से नाखुश होते हैं, जैसा कि अभी से तनकीद आ भी रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोई बाकायदा ऐलान नहीं है, ऐसा होगा ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, ना ही ऐसी कोई खबर है. लेकिन अगर ऐसा होता है, कुछ लोग बददिल होते हैं, तो फिर और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ये ऐसे बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं जो अभी भी ट्विटर को पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे क्या हमारे पास मुतबादिल ऐसे ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ट्विटर की जगह कोई और चीज़ें ले सकती हैं? कुछ ऐसे एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट में जो आपको लगता है कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं? देखें, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. अगर आप कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हैं तो यू आर योर सेल्फ अ प्रोडक्ट. तो आपका जो डाटा है वो डिफरेंट कंपनीज को दिया जाता है एनालाइज करने के लिए. तो अगर ट्विटर फॉर एग्जांपल ये वेरीफाइड टिक के पैसे नहीं लेगा तो हो सकता है वो आपको ऐड इतने दिखाना शुरू कर दे कि आप इतने अनॉय हो जाएंगे कि आप सिर्फ स्किप ऐड करना शुरू कर देंगे. एक इससे वो पैसे जनरेट कर सकता है, या ये वाला एक जो तरीका है. एक चीज़ तो ये हो गई. उसके अलावा जो ऑल्टरनेट हैं, इस तरह के काफ़ी ऑप्शन आते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड ऑल दीज सेलिब्रिटीज़ ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म जिनके ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं जो वो खुद ऑपरेट करते हैं. तो ये वाली चीज़ें ऑल्टरनेट आपको मिलेगा, चीपर वर्जन में मिलेगा ऑल्टरनेट का, लेकिन उसमें ये सारे लोग नहीं होंगे जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं, जिनसे आप डायरेक्टली ही कॉरेस्पॉन्डेंस रख सकते हैं. सेकेंडली जो अमाउंट है अगर वो चार्ज होता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि जो अमाउंट दे रहा है वो उसको होल्ड बैक करेगा, क्योंकि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज हो रहा है. ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ हो गई. सेकेंडली एलॉन मस्क की बात करें तो वो एनजीओ नहीं चला रहे हैं. एनजीओ भी जो चलाते हैं, चाहे रेड क्रॉस हो गई, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इवन दे चार्ज 30 to 40% ऑपरेशनल चार्जेस. तो ये तो फिर इनका नाम ना रमज़ान छिपा है ना अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह ये काम कर रहे हैं. ये बिजनेसमैन है और उसी बिज़नेस को ये आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, उसी बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेसमैन को नुकसान इस तरह से भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो कि फेक फॉलोअर्स का सहारा लिए हुए थे, अगर उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, तो फिर ये भी तो कंपनी का नुकसान होगा. क्या इस बारे में सोचा गया है? फॉर श्योर इस बारे में सोचा गया है. एंड इसी वजह से जब सीईओ की हम बात करें, जब सीईओ को हटाया गया पराग अग्रवाल को, तो इनिशियली जब ये डील हो रही थी $40 बिलियन की, तो उस टाइम पे सर्टेन स्टैट्स के हिसाब से 5 to 6% फेक अकाउंट्स का डाटा था कि ट्विटर के ऊपर इतने फेक अकाउंट्स हैं. लेकिन जैसी टेक ओवर वाली चीज़ हुई एंड टीम्स ने आके ऑडिटिंग की और देखा कि ऑलमोस्ट 30 to 40% इसमें फेक फॉलोअर्स भी थे, बॉट जनरेटेड फॉलोअर्स भी थे. तो इस वजह से ये काफ़ी एलोंगेटेड डील बन गई है अपने टाइम की. और इसके बाद से हमने देखा कि फ़ौरन ही उनको शायद ये लगा कि ये कंपेटिटिव नहीं है इस लिहाज से, तो उनको हटा दिया जाए. जबकि इस बात से काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे मेरी, लेकिन फॉर श्योर अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा, सो आई डोंट थिंक सो कि एक जो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होगा वो कभी भी ऐसा डिसीजन लेगा कि जो अपने कंपनी की जो टॉप हायरार्की है उसमें से लोगों को रिमूव करना शुरू कर दे. अच्छा ठीक है, कुछ मैं चाहूँगी कि जब इतने अहम ऐप्स की बात हो रही है, तो जो अभी खुद को कह रहे हैं कि मैं इसका वाहिद डायरेक्टर हूँ, नो डाउट उनका बिजनेस भी है, उनका एक बड़ा अहम रोल भी है इन सारी ऐप्स के अंदर, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं. एलॉन मस्क के हवाले से मैं चाह रही हूँ ज़ाहिर के कुछ हमें बताइएगा. कभी कभी इनका कैरेक्टर जो है वो बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है, और कभी कभी जैसे पिछले दिनों इन्होंने अपनी एक परफ्यूम रेंज जो है वो लॉन्च की थी, और उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसके बाद हमने देखा कि इतनी सारी बॉटल्स उनकी तो ऑनलाइन ही बिक गई थी एक उस ट्वीट के बाद. तो थोड़ा इनकी पर्सनैलिटी को लेकर बात करते हैं कि इनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है इन ऐप्स के यूज़र को मुतासिर कर सकती हैं, इनके इस बिहेवियर से जो कभी सीरियस दिखता है कभी नॉन सीरियस दिखता है. उज़ैर देखिए, ही एक्चुअली फॉलोज द ट्रेंड. अब आप इसको जिस तरह भी देखें, हम अक्सर टिकटॉक को बोलते हैं कि ये किस तरह की ऐप है, क्यों बनाई है, लेकिन इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर जो है सिर्फ टिकटॉक जनरेट कर रहा है. सो व्हाट जैसे एक ट्वीट आपने मेंशन की कि उन्होंने परफ्यूम की लगाई थी, और बड़ी एक ज़बरदस्त सी ट्वीट लगाई थी कि ये मेरा परफ्यूम खरीदें ताकि मैं ट्विटर खरीद सकूं. तो विद इन नो टाइम उसकी 10,000 बॉटल्स जो हैं वो सेल हो गई थी. तो इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं. उसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में भेजने की कोशिशें कर रहे हैं और जा भी रही हैं, और इस तरह की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो इनके साथ कोलैबोरेट कर रही है. इवन नासा जैसी कंपनी जो है वो इनके साथ कोलैबोरेट कर रही है अपनी सैटेलाइट्स भेजने के लिए. तो किसी क्रेजी आइडिया वाले बंदे के पास तो इस तरह की जो है फॉलोइंग आ सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकती अगर उसके आइडियाज़ बिल्कुल क्रेजी होंगे या वो बिल्कुल हकीकत से दूर होंगे. तो ये कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, एंड इन्होंने अपना एक डिजिटल मार्क एक बना लिया.
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक्सपर्ट हैं जी सोशल मीडिया को लेकर, बहुत सारे इनके अपने फ़ैन्स भी हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। उज़ैर हसन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आप पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाते रहते हैं, और जब भी आप आते हैं पाकिस्तान तो हमारे स्टूडियो को, हमारे शो को रौनक बख्शते हैं। बहुत सारी मालूमात जी हमें उज़ैर हसन से जानने को मिली। अब प्रोग्राम में हम कुछ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ मशरक़ वस्ती की, एशिया की और अफ्रीका की। आज हम जानते हैं कि हालिया बरसों में इन ममालिक से, इन खत्तों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लाखों अफराद हैं, गुरबत का शिकार हुए, जंग का शिकार रहे, मुसल्लह तनाज़ात चूँकि इन इलाकों में हुए और शोरश बपा हुई, तो इस बायस यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोप का रुख करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2014 से अब तक यूरोप जाने की कोशिश में 29,000 तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि वस्ती बहरा रोम को हिजरत का सबसे मुहलिक रास्ता करार दिया गया है, जहाँ जनवरी 2021 से अब तक 2,836 अफराद इटली या माल्टा पहुँचने की कोशिशों में मारे जा चुके हैं। तारिकीन वतन की कश्ती उलटने का आज भी नाज़रीन एक वाक़या यूनानी जज़ायर पर पेश आया है। तुर्किया से यूनान जाने वाली इस कश्ती में 68 अफराद सवार थे, जिनमें से 9 को बचा लिया गया, लेकिन 59 अफराद इस वक्त तक लापता हैं। ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हर गुजरता लम्हा पनाह के मुतलाशिन अफराद की ज़िंदगियों के हवाले से नाउम्मीदी पैदा कर रहा है। हालिया महीनों में कई यूरोपीय ममालिक ने सरहदों पर कवानीन भी सख्त कर दिए हैं, और उसके बाद मुहाजिरीन के भेजने वाले गिरोहों ने मज़ीद ख़तरनाक रास्ते इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने आज एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। तारिकीन वतन की बढ़ती तादाद उनकी अपनी जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बनने लगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5,684 तारिकीन वतन हलाक हुए हैं। 2014 से अब तक के आदादुशुमार देखे जाएं तो यूरोप जाने वाले 29,000 तारिकीन अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। वस्ती बहरा रूम के रूट को दुनिया में हिजरत के लिए सबसे खतरनाक रास्ता तस्वर किया जाता है। आलमी इदारे के मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि बहरा रूम के रास्तों यूरोप और बराज़म के अंदर ज़मीनी सरहदों पर अमवात में रिकॉर्ड किया गया, जहां जनवरी 2021 से अब तक 2,836 तारिकीन वतन और मुहाजिरीन लीबिया और तीनों से गुजर कर इटली या माल्टा पहुंचने की कोशिश में हलाक हुए। इन कश्तियों पर गुंजाइश से ज्यादा लोगों को सवार किया जाता है और हादसात का बायस बनते हैं। ये कश्तियां अमूमन जराइम पेशा ग्रोह और इंसानी स्मगलर चलाते हैं। दूसरा मुहलिक तरीन बहरे ओकियानूस का रास्ता है, जो मगरबी अफ्रीका से स्पेन के केंद्रीय जज़ायर तक जाता है, जहां 2021 से अब तक 1500 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। कई अफ्रीकी तारिकीन वतन के लिए यूरोप पहुंचने का ख्वाब अपने ही बराज़म में एक सफर से शुरू होता है, जिसमें सहराए सहारा को उबूर करने का एक तवील और सबर आजमा मरहला शामिल है। सख्त मौसमी हालात एक बहुत बड़ा खतरा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का अंदाजा है कि 2014 से 2022 के दरमियान सहारा उबूर करने की कोशिश में तकरीबन 5,400 अफराद हलाक हुए हैं। हालिया बरसों में मशरिक़ वस्ता, एशिया और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद गुर्बत, जंगो जदल, मुसल्लह तनाज़ात और शोरश से जान बचाकर यूरोप पहुंच चुके हैं या इस कोशिश में हैं। कुछ यूरोपीय ममालिक ने मुहाजिरीन के इस सैलाब को रोकने की खातिर अपनी कौमी सरहदों पर रुकावटें भी नस्ब कर दी हैं। इस सूरत हाल में ऐसे मुहाजिरीन भी मारे गए जो यूरोप पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सरहदों के साथ साथ यूनान, मगरबी बल्कान और इंग्लिश चैनल में भी अमवात की बढ़ती हुई तादाद देखी गई है। एजेंसी ने यह भी कहा कि कम अज कम 252 तारिकीन वतन यूरोपीय हुकाम की तरफ से मुबैना गैर कानूनी जबरी बेदखली के नतीजे में हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 97 अमवात वस्ती बहरा रूम में, 70 मशरकी बहरा रूम, 23 मगरबी बहरा रूम, 58 तुर्की यूनान की जमीनी सरहद पर, जबकि 4 बेलारूस पोलैंड की सरहद पर हुए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा हम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने के बाद।
पाकिस्तान की पहली बाहिजाब रैपर और बलोच गुलकारा एवा बी को खिराज अकीदत पेश करते हुए म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट स्पॉटिफाई ने उनकी तस्वीर अमेरिका के मारूफ टाइम्स स्क्वायर पर आवेजा कर दी। एवा बी से कबल भी स्पॉटिफाई 7 पाकिस्तानी खवातीन गुलकाराओं की तस्वीर भी टाइम्स स्क्वायर पर आवेजा कर चुकी है। स्पॉटिफाई ने रवां बरस मार्च से इक्वल पाकिस्तान नामी मंसूबे का आगाज किया था, जिसके तहत हर माह एक पाकिस्तानी गुलकारा की तस्वीर को टाइम्स स्क्वायर पर आवेजा किया जा रहा है। अमेरिका के खिलाई इदारे नासा ने मुस्कुराते हुए सूरज की तस्वीर शेयर की है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सोशल मीडिया से जारी करदा तस्वीर के साथ लिखा है कि आज ऑब्जर्वेटरी ने मुस्कुराते हुए सूरज की तस्वीर उतार ली है। अल्ट्रावायलेट शुआओं में सूरज की सतह पर दिखाई देते धब्बे क्रोनल शिगाफों के तौर पर पहचाने जाते और शमसी सतह के वो इलाके हैं जहां से तेज रफ्तार शमसी झोंके खिला में फैलते हैं। दुनिया के गंदा तरीन शख्स के नाम से मशहूर ईरानी शहरी का इंतकाल हो गया है। अमू हाजी नामी शख्स ने तकरीबन 50 साल तक साबुन और पानी के इस्तेमाल से गुरेज किया। उनको डर था कि वो बीमार हो जाएंगे, लेकिन 50 साल तक नहाए बगैर जिंदा रहने वाले अमू हाजी को इस आदत की वजह से मीडिया ने दुनिया का गलीज तरीन फर्द करार देना शुरू कर दिया था। अमू हाजी नामी जोगी ईरान के जनूबी सूबा फारिस के एक देहात के रिहायशी थे, जिनके गांव वालों ने उनको गुस्ल की काफी तरगीब दी, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाते थे। लेकिन इतनी दहाइयों गंदा रहने के बाद जब बिलाखिर ईरानी शख्स नहाए तो ऐसे बीमार पड़े कि चंद माह में ही 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 16 अरब रियाल की लागत से एक मेगा शॉपिंग मॉल तैयार किया जा रहा है। मॉल ऑफ सऊदी, जिसका ऐलान गुज़िश्ता साल के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में किया गया था, एक मरबूत कम्युनिटी में 6 होटल और तकरीबन 1600 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। इंडोर सिटी स्लोप के साथ साथ ये मॉल दुनिया के सबसे बड़े बर्फ के गुंबद की मेजबानी भी करेगा। शॉपिंग मॉल इंतजामिया का कहना है कि मॉल की तामीर के लिए 48 माह दरकार हैं और ये 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नई दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर के दिलचस्प अंदाज में गाना गाकर नो पार्किंग के बारे में आगाह करने की वीडियो वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एहलकार बाकायदा माइक पर मशहूर पंजाबी गाने की पैरोडी करते हुए लोगों को नो पार्किंग से मुतल्लिक आगाह कर रहा है। पुलिस ऑफिसर का ये मुनफरिद अंदाज सोशल मीडिया सारिफीन को निहायत पसंद आ रहा है। अब तक हजारों लोग ये वीडियो देख और रीट्वीट कर चुके हैं। जापान ने इंसानों को धोने वाली मशीन का पहला मॉडल बाज़ाब्ता मुतारिफ करवा दिया है। इस जदीद मशीन में अनगिनत सेंसर, पानी को बुलबुलों में बदलने वाला निज़ाम और मसनूई जहानत पर मबनी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। वॉशिंग मशीन में लेटने के बाद ये आपकी सेहत और मसाज का ख्याल भी रखेगा। इसमें पुरसकून मौसीकी सुनी जा सकती है और मशीन के अंदर वाटर प्रूफ डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें आप पुरफजा मकामात की तस्वीर भी देख सकेंगे। इस सारे अमल में मसनूई जहानत को इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक वॉशिंग मशीन का पहला मॉडल 2024 में पेश किया जाएगा, जबकि 2025 से इसे फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। जापान की एक बेकरी पर नकली पेस्ट्रियां इतनी असल दिखाई दी कि अमले ने अनजाने में उन्हें ग्राहकों को फरोख्त कर दिया। ये वाकया जापान के जनूबी शहर ओसाका में वाक़े बेकरी में पेश आया, जहां मौजूद एग टार्ट की प्लास्टिक पेस्ट्री इस कदर हकीकी दिखाई देती है कि वहां का अमला भी इसमें फर्क नहीं कर सका और नादानिस्ता तौर पर सारिफीन को फरोख्त कर दिया। अमले के एक रुकन को फरोख्त के फौरन बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसने सारिफ को नकली पेस्ट्री खाने से रोक दिया।